गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्कार। जल्दी से जुड़ेंगे। आज पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ठीक है, आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी क्यों करते हैं, ईसीजी करना क्यों ज़रूरी होता है, ईसीजी हमें क्यों क्या इंडिकेशन देता है, किस चीज़ की एक्टिविटी को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, ईसीजी क्या है बताओ। ईसीजी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है ईसीजी की। ईसीजी इज़ द इलेक्ट्रो ईसीजी क्या है मेरा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी क्या है मेरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो क्या करता है मेरा हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसकी एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो भी हार्ट में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल रिदम है, टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। ईसीजी में तीन टर्म यूज़ होते हैं। ईसीजी में तीन टर्म क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। एक तो होता है ग्राफी, एक क्या यूज़ होता है आपका, ग्राफी। ठीक है, दूसरा टर्म होता है आपका ग्राम, तीसरा टर्म होता है आपका क्या, ग्राफ। तीनों का मीन अलग अलग है। ठीक है, तीनों का मीन क्या है, अलग अलग है। ग्राफी क्या होती है आपकी, ग्राफी होता है प्रोसीजर, जो आप प्रोसीजर कर रहे हो, जो जो आप पेशेंट की ईसीजी निकाल रहे हो। ईसीजी निकालना एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो जो प्रोसीजर आप कर रहे हो वो क्या है आपका, ग्राफी। ग्राफी मीन इज द प्रोसीजर। क्या है आपका, प्रोसीजर। ठीक है, ग्राफी मीन्स है, ग्राफी मीन्स का क्या मतलब है, प्रोसीजर। जो आप प्रोसीजर कर रहे हो उसको बोलते हैं हम ग्राफी। ठीक है, देन ग्राम क्या होता है, ग्राम होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ईसीजी के पेपर पे, जो ईसीजी के पेपर पे आपको PQRST बनता हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन ग्राफ क्या होता है आपका, जो आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, प्रोसीजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ। उसको या मैं बोलूँ मशीन, जो मशीन यूज कर रहे हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट या मशीन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ईसीजी क्या है मेरा, ईसीजी इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ये कैसा प्रोसीजर होता है, दिस इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है, हम जो पेशेंट होता है, या पेशेंट होता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ भी हम इंसर्ट नहीं करते हैं। हम पेशेंट के सुपरफिशियल पार्ट पे अटैच करके हम क्या रिपोर्ट्स लेते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर जो हम करते हैं पेशेंट के सुपरफिशियल चेस्ट पे, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट पे, बॉडी पार्ट पे हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। देन हम क्या लेते हैं, रिपोर्ट हम रिसीव करते हैं। ठीक है, या रिपोर्ट हम ले पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब होता है बॉडी के अंदर जाके, जैसे सेंट्रल लाइन इंटूबेशन है, आर्टेरियल लाइन है, आईवी कैनुलेशन है, दैट इज़ द इन्वेसिव प्रोसीजर। ठीक है, नॉन इन्वेसिव सुपरविजन, जैसे आप स्पायरोमेट्री करा रहे हो, स्पायरोमेट्री नहीं, सॉरी, आप क्या कह रहे हो, आप SpO2 चेक कर रहे हो, आप SpO2 चेक कर रहे हो। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हो, दैट इज़ द नॉन इन्वेसिव। BP चेक कर रहे हो, नॉन इन्वेसिव मेथड। ठीक है, बाईपेप लगा रहे हो, दैट इज़ द नॉन इन्वेसिव मेथड। ठीक है, NIV लगा रहे हो, दैट इज़ द नॉन इन्वेसिव मेथड। ठीक है, तो ये कैसा है आपका, नॉन इन्वेसिव होता है और पेनलेस है। क्या है, पेनलेस। ये इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, ईसीजी करने में कोई पेन नहीं होता है। जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है हार्ट की किसको, हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है इसका, हमारा ईसीजी करने का पर्पस क्या है, ईसीजी करने का पर्पस क्या है हमारा, ये क्या करता है, इवेलुएट करता है हार्ट को। ठीक है, इवेलुएट किसको करता है, जिससे इवेलुएट करता है किसको, इवेलुएट ऑफ हार्ट।
किसको इवेलुएट करता है? हार्ट की एक्टिविटी को। हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है? इवेलुएट करता है। ठीक है, समझ में आया? देन जब भी हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी जब हम करते हैं तो हमने पर्पस समझ लिया ईसीजी हम क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है? हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। देन तीन वर्ड देखने को मिलता है, 1, 2 और 3। जैसे ग्राफी इज द प्रोसीजर। जो आप पेशेंट का ईसीजी कर रहे हो उसको बोलते हैं हम प्रोसीजर। ठीक है, उसको ग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफिक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? हम प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। ग्राम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो आपका ईसीजी पेपर पे PQRST जो बना हुआ है, ठीक है, जो आपको प्रिंटेड मिला है उस पर जो वेब फॉर्म बनी हुई है उसको बोलते हैं हम ग्राम। ग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ईसीजी पे क्या वेब रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं हम ग्राम। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है आपका मशीन, इंस्ट्रूमेंट। जो आप ईसीजी करने के लिए जा रहे हो, कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम ग्राफ। ठीक है, ईसीजी कैसा मेरा? नॉन इन्वेसिव मेथड है, पेनलेस है। ठीक है, पर्पज़ क्या आता है? टू इवेलुएट हार्ट एक्टिविटी को इवेलुएट करने के लिए हमें ये काम आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? नाउ अब ईसीजी को डिस्कवर किसने किया? ईसीजी को डिस्कवर किसने किया? ठीक है, ईसीजी डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा ईसीजी को डिस्कवर्ड किया गया था? ठीक है, कौन सा हमारा? विलियम एथवॉन ने 1895 में पहला ईसीजी बनाया था। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो आज ना जाने कितने लोगों की जानें बिना डायग्नोसिस के चली जाती। ठीक है, तो विलियम एथवॉन ने क्या 1895 में ईसीजी की खोज की थी, जिसको बोलते हैं डिस्कवर। ठीक है, देन ईसीजी तो खोजा, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी वेव कैसे है, कौन सा इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम, क्या करेंगे, तब हमें ईसीजी का ये क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, ईसीजी का क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन देगा। तो उसके लिए ईसीजी मशीन में जो एक आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक रोल होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का एक रोल होता है। ईसीजी मशीन जब आप देखते हो, पेपर लगाते टाइम आप ईसीजी मशीन में एक ब्लैक कलर का रोलिंग वाला एक डिवाइस देखते हो जिसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर। एक इस पे ईसीजी किस पे काम करती है? ईसीजी वर्क ऑन गैल्वेनोमीटर। किस पे करती है? गैल्वेनोमीटर। किस पे काम करती है आपकी? गैल्वेनोमीटर पे ये क्या काम करती है? ठीक है, किस पे काम करती है आपकी ईसीजी? गैल्वेनोमीटर पे ये क्या करती है? काम करती है। ठीक है, देन जो आपका ईसीजी है, ईसीजी की स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी होती है? जो आपको ईसीजी को निकालना है, जो डॉक्टर ने बोला है कि ब्रदर या सिस्टर ईसीजी पेशेंट का ईसीजी करना है, तो आपको ईसीजी निकालने से पहले क्या क्या देखना है? आपको स्पीड भी देखनी है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो वो हार्ट रेट क्या शो करेगा? स्लो शो करेगा। ठीक है, नॉर्मल वाला हार्ट रेट स्लो चेक नहीं करेगा। तो स्पीड कितनी होती है? नॉर्मल स्पीड कितनी होती है आपकी? 25। ठीक है, क्या होती है आपकी नॉर्मल? 25 mm पर सेकंड के हिसाब से आपका ईसीजी निकलता है। ठीक है, वोल्टेज कितना होता है? नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है आपका? 10 mm ऑफ SG। ठीक है, अगर किसी का हार्ट रेट इंक्रीज है, तब आप कौन सा यूज़ करोगे? 50 mm पर सेकंड के हिसाब से आप ईसीजी निकालो। जब डॉक्टर बोलेगा तभी आपको निकालना है, अदरवाइज आपको ये नहीं निकालना है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये नहीं निकालना है। जब डॉक्टर आपको बोलेगा तभी आपको ये चीज़ करनी है। जब पेशेंट का हार्ट रेट एवेलुएट करना है, हार्ट रेट ज़्यादा है पेशेंट का, आपको रिदम समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? स्पीड क्या करोगे? 50 mm पर सेकंड के हिसाब से क्या ईसीजी निकालोगे जब डॉक्टर आपको बोलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट है हमारा जो ईसीजी है।
ठीक है। ईसीजी में हमें डाउट होता है कि कितनी कौन सी वेव कहाँ से बनती है, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, कितनी लीड्स होती हैं, हम कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से कलर की लीड्स होती हैं, वो कौन से चेस्ट में प्लेसमेंट हम ईसीजी का पहले कौन सा करते हैं, लास्ट में कौन सा करते हैं, मिडिल में कौन सा करते हैं। ठीक है, तो आज वो हम डाउट जो है सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ईसीजी है, ईसीजी में इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रोड्स ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं हमारे, देन लीड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड कितने होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास 10। ठीक है, लीड कितनी होती है हमारी 12। इलेक्ट्रोड कितने होते हैं हमारे पास 10, लीड कितनी होती है हमारी 12। ठीक है, नाउ ईसीजी में जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड कितने हमारे 10 हैं। ठीक है, लीड्स कितनी है 12। जो 12 लीड है वो कौन कौन सी लीड होती हैं, 12 लीड जो हैं वो कौन कौन सा लीड होता है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे कौन सा लीड होता है। सबसे पहले हमारे पास जो लीड होती है, लीड कौन सी होती है, लिम लीड। कौन सी है हमारी, लिम लीड, जिसको लिम लीड बोलते हैं या स्टैंडर्ड लीड बोलते हैं, स्टैंडर्ड लीड। ठीक है, या फिर मैं इसको बोलूँ मोनोपोलार, कौन सा, नहीं मोनोपोलार नहीं, क्या बोलूँ इसको, बाईपोलार, सॉरी क्या बोलेंगे इसके, बाईपोलार लीड। ठीक है, कौन सी है, लिम लीड बोल सकता हूँ उसको, लिम लीड, स्टैंडर्ड लीड और बाईपोलर लीड। कौन कौन सा होता है हमारे पास, 3 होता है। कितना लीड होता है, 3 होता है। टोटल कितना होता है, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी आप आगे जाके बताएंगे आपको फर्स्ट कहाँ से बनती है, रिप्रेजेंट कहाँ से होती है, देन सेकंड कहाँ से होती है, थर्ड कहाँ से होती है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद होता है हमारे पास ऑगमेंटेड लीड। कौन सा होगा, पहला समझ में आ गया, लिम लीड होती है, लिम लीड को स्टैंडर्ड लीड बोलते हैं। देन इसको बाइपोलर लीड भी बोलते हैं। बाइपोलर लीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बनती है, टू एक्सिस के बीच में, टू एक्सिस के बिटवीन, किसके, टू एक्सिस के बीच में। जब टू एक्सिस आपस में मिलते हैं तब हमें ये लीड बनता है। ठीक है, तब ये हमें लीड मिलती है, उसको बोलते हैं बाइपोलर लीड। नाउ इज द ऑगमेंटेड लीड। कौन सा, ऑगमेंटेड लीड। ऑगमेंटेड लीड बोलूँ या फिर मैं इसको लो वोल्टेज लीड बोलूँ, लो वोल्टेज लीड। ठीक है, ऑगमेंटेड लीड या लो वोल्टेज लीड। कौन कौन सा होता है आपका, AVR होता है, देन AVL होता है, देन AVF होता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, ए मतलब बताओ, ऑगमेंटेड विक्टर। कौन सा है, ऑगमेंटेड विक्टर, राइट। ऐसे ही ऑगमेंटेड विक्टर, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट। नाउ थर्ड AVF, ऑगमेंटेड विक्टर फुट, जो हमारे पैर की तरफ से मिलती है। ठीक है, दिस इज द ऑगमेंटेड विक्टर फुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, AVF। क्या बोलते हैं, AVF। AVL किसको बोलेंगे, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट। AVR किसको बोलेंगे, ऑगमेंटेड विक्टर राइट। ठीक है, तो जी कैसा है आपका, ऑगमेंटेड लीड है। ये लिम लीड कौन सा है आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको हाई वोल्टेज लीड भी बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे इसका, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, हाई वोल्टेज लीड, इसको बोलेंगे हम हाई वोल्टेज लीड। ठीक है, ऑगमेंटेड लीड को हम क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज लीड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो 3 ये हो गया, प्लस में 3 हो गया, टोटल कितना हो गया मेरे पास अभी, 6 हो गया। ठीक है, देन अब आता है यूनिपोलर लीड या फिर चेस्ट लीड। यूनिपोलर लीड या फिर चेस्ट लीड, यहीं लिख लूँ मैं, यूनिपोलर लीड या फिर चेस्ट लीड, या तीसरा नाम क्या है इसका, एंटीरियर लीड, एंटीरियर लीड के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट लीड कितना होता है हमारे आपके पास, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। कितना होता है टोटल, 6। तो हमारे पास देखो 3 लीड हो गया,
3 1 2 3, देन 4 5 6, 6 और 6 कितना हो गया हमारे पास 12। तो लीड कितना हो गया हमारे पास 12, ठीक है। इलेक्ट्रोड कितने हमारे पास 10। इलेक्ट्रोड ऑफ 10 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन कौन से इलेक्ट्रोड 10 जो हैं कौन कौन से आपके पास इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा। पहला इलेक्ट्रोड आपके जो पेरिफेरली होते हैं, पेरिफेरल वाले, पेरिफेरल कितने होते हैं, पेरिफेरल कितने होते हैं 4, ठीक है। देन चेस्ट वाले कितने होते हैं, कितने होते हैं आपके पास 6। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 10, कितना हो गया टोटल 10, ठीक है। पेरिफेरल 4 होते हैं, राइट हैंड में जो लगता है, लेफ्ट हैंड में लगता है, राइट फुट में लगता है, लेफ्ट फुट में लगता है, ठीक है। देन चेस्ट लीड B1 से लेके B6। तो इलेक्ट्रोड कितने हैं आपके पास टोटल 10 है, लीड कितनी है आपके पास टोटल 12 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देन अब जो लीड है, लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी कहाँ से बनती है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोड हम प्लेस करेंगे तब हमें ये लीड देखने को मिलेगी। उसके लिए हम एक इथेवन ने क्या बनाया, ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं इथेवन का लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं इथेवन लॉ, इथेवन लॉ। इथेवन ने एक लॉ दिया था, ठीक है। उसने एक ट्रायंगल बना के दिया था, उसने क्या दिया था, एक ट्रायंगल बना के दिया था जिसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को लिया और लेफ्ट फुट को लिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राइट हैंड को, किसको राइट हैंड, राइट हैंड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है मेरा लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग। जो मेरा राइट लेग होता है, राइट लेग कैसा होता है न्यूट्रल, राइट लेग कैसा होता है न्यूट्रल, राइट लेग कैसा होता है न्यूट्रल। इससे ईसीजी में कोई भी लीड नहीं बनती है, ठीक है। नॉट प्रेजेंट एनी, नॉट प्रेजेंट एनी लीड ऑन ईसीजी, किससे, राइट लेग से, ठीक है। राइट लेग से आपको ईसीजी में कोई भी क्या नहीं देखने को मिलेगी, ईसीजी में आपको कोई भी लीड देखने को नहीं मिलेगी। तो राइट लेग कैसा मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। राइट लेग कैसा मेरा न्यूट्रल है, क्योंकि ईसीजी में क्या है, एक लो वोल्टेज वाला जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम जो पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको निकलने के लिए भी एक स्पेस चाहिए, उसके निकलने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो वो हम कौन सा न्यूट्रल कौन सा करते हैं, हम राइट लेग को क्या किया है, न्यूट्रल किया है। तो राइट लेग से हमारी ईसीजी में कोई भी लीड रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। तो उसने एक लॉ बताया था, इसमें माइनस माइनस देन प्लस, प्लस देन प्लस और माइनस, ठीक है। इसको सिंपल ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अभी मैंने बताया था ना, मैंने बोला था कि बाइपोलर लीड क्या था आपका, बाइपोलर लीड या स्टैंडर्ड लीड कैसा था, टू एक्सिस के बीच में, टू एक्सिस के बीच में जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर लीड बोलते हैं। तो इसमें राइट हैंड और जब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जब मिलेगा, ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मिलेगा तो आपको क्या लीड 1 मिलेगा। किसकी वजह से, लीड फर्स्ट कहाँ से आएगी, आपकी लीड फर्स्ट, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, एक मिनट नीचे लिख देते हैं, लीड फर्स्ट, लीड फर्स्ट कहाँ से मिलेगी आपको, राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड। जब आप इलेक्ट्रोड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में प्लेस करेंगे तब आपको लीड कौन सा मिलेगा, लीड आपको फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। लीड सेकंड, लीड सेकंड, सेकंड लीड कौन से देखने को मिलेगा, लीड सेकंड आपको देखने को मिलेगा जब आप राइट हैंड और क्या मिलाओगे, राइट हैंड के साथ साथ, नहीं ये क्या लेफ्ट लेग है, दिस इज द लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग और किसको मिलाओगे आप, राइट हैंड को, लेफ्ट लेग और राइट हैंड को मिलाओगे तो आपको क्या लीड सेकंड देखने को मिलेगा। कौन सा लीड देखने को मिलेगा, लीड सेकंड देखने को मिलेगा,
ठीक है, लीड कौन सा देखने को मिलेगा, सेकंड। किस किस से, जब आप राइट हैंड प्लस लेफ्ट फुट, जिसको लेग बोलते हैं, लेफ्ट लेग के लेफ्ट लेग में जब आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोड प्लेस करोगे, तब आपको लीड कौन सा मिलेगा, लीड सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है, देन लीड थर्ड कब देखने को मिलेगा, लीड थर्ड जब लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग के लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड में जब आप इलेक्ट्रोड प्लेस करोगे तब आपको लीड थर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, लीड थर्ड कब देखने को मिलेगा, जब आप लीड थर्ड कब देखने को मिलेगा, जब आपका लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट लेग और सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, हाँ 1 मिनट, लेफ्ट हैंड प्लस लेफ्ट लेग। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड प्लेस करोगे क्या, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, तब लीड सेकंड देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। लीड फर्स्ट कब मिलता है, जब आप नमस्कार करते हो, जब आप नमस्कार करते हो तो दोनों हाथों को आप जोड़ते हो। ठीक है, तो लीड कौन सा बनता है आपको, लीड। जब किसी के पैर छूने होते हैं तो आप नीचे झुक के पैर छूते हैं, तो आप सोचो कि लेफ्ट लेग को आप क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हो, तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग को जब टच करते हैं तो आपको लीड सेकंड देखने को मिलता है। ठीक है, जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड से हमें कौन सा लीड बनता है, लीड हमें थर्ड देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आया सबको। एक बार दोबारा से बताता हूँ, ईसीजी क्या है, ईसीजी इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो हार्ट की एक्टिविटी को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ठीक है, ये 3 वर्ड होते हैं सेम, जैसे ग्राफी, ग्राम और ग्राफ। ग्राफी क्या होता है, प्रोसीजर, जो आप ईसीजी करने के लिए जा रहे हो उसको बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, वो ग्राफिक से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कौन करता है, ग्राम। ठीक है, देन ग्राफ क्या है आपका, मशीन। ग्राफ क्या है आपका, मशीन है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो दैट इज द ग्राफ। ये कैसा प्रोसीजर है, दिस इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, और कैसा है, पेनलेस होता है। ठीक है, पर्पज क्या है, एवेलुएट हार्ट की एक्टिविटी को एवेलुएट करने के लिए हम ईसीजी क्या करते हैं, ईसीजी हम करते हैं। ठीक है, ईसीजी को किसने डिस्कवर किया था, ईसीजी डिस्कवर किसने किया था, विलियम इथबॉर्न ने किया था 1895 में। ये किस पे ईसीजी जो है, ईसीजी किस पे वर्क करती है, आपके गैल्वेनोमीटर पर। जो ब्लैक कलर का एक आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें एक डिवाइस देखने को जो मिलती है ईसीजी मशीन में, उसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर। उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनोमीटर। नॉर्मल स्पीड क्या होती है आपकी, 25 mm पर सेकेंड। ये कैसी आपकी, नॉर्मल है। ठीक है, देन नॉर्मल वोल्टेज क्या है आपका, 10 mm ऑफ एसजी। ये कैसा है आपका, जब भी आप ईसीजी करने के लिए जा रहे हो तो आप जरूर चेक करें स्पीड को और वोल्टेज को। ठीक है, कहीं स्पीड कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। जब आपको डॉक्टर बोलता है कि ब्रदर आपको 15 mm पर सेकेंड की स्पीड पे आपको निकालना है, तभी ही आप क्या निकालोगे, तभी आप ईसीजी 15 mm पर सेकेंड के अकॉर्डिंग निकालोगे। अदरवाइज आप नॉर्मल स्पीड पे ईसीजी निकाल के डॉक्टर को दोगे। ठीक है, नाउ देन उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कितने हैं और लीड कितनी है। इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास 10। इलेक्ट्रोड कितने हमारे पास, 10 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, जिसमें पेरिफेरल 4 होते हैं, प्लस में चेस्ट के कितने होते हैं, 6 होते हैं। देन लीड, जो लीड है, लीड कितनी होती है हमारे पास, 12 लीड होती हैं। 12 लीड में कौन कौन सा है, एक लिम्ब लीड को ही मैं स्टैंडर्ड लीड बोल सकता हूँ, और या फिर मैं बाइपोलर लीड बोलता हूँ, जो 2 एक्सेस के बीच में बनती है। बाइपोलर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 2 एक्सेस हो गया, दोनों एक्सेस के बीच में जो बनती है वो लीड बनती है। कौन कौन सी होती हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड और लीड थर्ड। इनको कभी भी 1 2 3 करके नहीं लिखना है। 1 2 3 करके आपको क्या नहीं करना है, नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाला आपको डिजिट यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं हाई वोल्टेज लीड के नाम से भी जान सकता हूँ। ठीक है, नाउ और ऑगमेंटेड लीड AVR, AVL और AVF होती है। ठीक है, AVR, AVL और AVF है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, AVR का मतलब हो गया ऑगमेंटेड विक्टर राइट, AVL का मतलब हो गया ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट, देन AVF का मतलब हो गया ऑगमेंटेड विक्टर फुट। ठीक है, ऑगमेंटेड विक्टर फुट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देन यूनिपोलर लीड या चेस्ट लीड या एंटीरियर लीड जिसको बोलते हैं B1, B2, B3, B4, B5 और B6। तो 3 लीड इधर हो गया, 3 लीड इधर हो गया, टोटल 6 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो टोटल लीड कितना हो गया मेरे पास, 12 लीड हो गया। ठीक है, नाउ जो लीड है, जो आपकी बाइपोलर लीड है वो कहाँ से मतलब कौन सी आपके लीड, कौन सी लीड दो, मतलब कौन सी लीड से मिलके आपको बाइपोलर लीड रिप्रेजेंट मिलती है या लीड आपको देखने को मिलती है ईसीजी में।
तो उसने एक इथमोन ने क्या दिया था, एक इथमोन का लॉ बताया था जिसमें राइट हैंड को लिया था, लेफ्ट हैंड को लिया था और लेफ्ट लेग को लिया था। ठीक है, राइट लेग को क्या कर दिया था, न्यूट्रल कर दिया था, जिसमें कोई भी लीड में कोई भी आपको क्या नहीं देखने को मिला, रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा ऑन ईसीजी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन लीड फर्स्ट, जब आप नमस्कार करते हो तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से मिलकर करते हो, तो उससे हमारी कौन सी लीड बनती है, लीड 1 मिलता है। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से जो दोनों में क्या लगाते हैं, हम लीड लगाते हैं, तो हमें कौन सा लीड बनता है, लीड फर्स्ट मिलता है। लीड सेकंड कब मिलता है, जब आपका राइट हैंड प्लस लेफ्ट लेग दोनों से मिलके कौन सा लीड बनता है, हमारा लीड सेकंड मिलता है। लीड थर्ड कब मिलता है हमें, जब वो हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जब मिलेंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, लीड थर्ड देखने को मिलेगा। यहां तक समझ में आया सभी को? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो इथमन का एक लॉ था उसमें क्या देखने को मिला था आपको, उसमें था इसको सिंपल मैं लिखूंगा, अगर फर्स्ट लीड प्लस थर्ड लीड, नहीं इसको आगे बताएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा इधर बताएंगे। तो इसमें मैंने जो पेरिफेरल लीड है, पेरिफेरल लीड कितना बताया था मैंने, 4 बताया था, इधर बताया था ना पेरिफेरल लीड कितना मेरा 4 है। जो पेरिफेरल लीड 4 है वो कौन कौन से कलर का होता है, पेरिफेरल लीड, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल लीड। पेरिफेरल लीड कितनी है मेरी, 4 है। ठीक है, कौन कौन से कलर की होती हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड और लीड 4। ठीक है, हमें कलर कोडिंग के हिसाब से हमें कैसे प्लेसमेंट करते हैं, राइट में कौन सी लगानी है, लेफ्ट लेग में कौन सा लगाना है, राइट लेग में कौन सा लगाना है, तो उसके लिए हमें राइट हैंड में कौन सा लगाओगे आप, राइट हैंड में प्लेसमेंट किसका करोगे, रेड कलर का, किसका, रेड कलर लीड। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड में कौन सा लगाओगे आप, येलो कलर का, किसका, येलो कलर लीड का यूज़ करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप लेफ्ट लेग में किसका यूज़ करोगे, ब्लैक कलर का, किसका, ब्लैक कलर, किसका, ब्लैक कलर लीड। ठीक है, देन बचा मेरा लास्ट राइट लेग में कौन सा लगाऊंगा मैं, कौन सा, ग्रीन कलर का, कौन सा, ग्रीन कलर का लीड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होगा, राइट हैंड में कौन सा जाएगा, रेड कलर का। ठीक है, लेफ्ट हैंड में कौन सा जाएगा, येलो कलर का। देन लेफ्ट लेग में कौन सा जाएगा, ब्लैक कलर का। देन राइट लेग में कौन सा जाएगा आपका, ग्रीन कलर का। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, रीड योर गुड बुक्स। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे क्या है, चेंज करना है, ये गलत लिख गया है। ठीक है, तो लेफ्ट लेग में कौन सा लगाओगे आप, ग्रीन कलर का, कौन सा यूज़ करोगे आप, ग्रीन कलर का। ठीक है, देन जो आपका राइट लेग है, राइट लेग में कौन सा यूज़ करोगे आप, ब्लैक कलर का, कौन सा यूज़ करोगे आप, ब्लैक कलर का। ठीक है, कौन सा यूज़ करोगे, ब्लैक कलर का। तो इसमें से आपको पहला वर्ड रीड में से आर निकालो, योर में से वाई निकालो, गुड में से जी निकालो, देन बुक में से बी निकालो। ठीक है, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। आपको कैसे जाना है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। पहले इधर गए, फिर इधर आए, फिर उसके बाद बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये रेड, येलो, देन उसके बाद ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, आपको राइट हैंड, लेफ्ट लेग, देन राइट लेग, ऐसे यूज़ करना है। दिस इज द राइट हैंड, दिस लेफ्ट हैंड, देन दिस इज द लेफ्ट लेग, दिस इज द राइट लेग। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है आपका, रीड योर गुड बुक्स। ठीक है, समझ में आ गया। देन आपकी जो चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड का भी कलर होता है।
उस पर तो ऑलरेडी लिखा होता है B1 B2 B3, वैसे लीड के ऊपर लिखा होता है RL या फिर LL या फिर RF या फिर LF, ठीक है, ऐसे करके लीड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। किसी किसी में नहीं लिखा है तो आप इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग भी आप क्या प्लेसमेंट कर सकते हो। तो पेरिफेरल लीड का समझ में आ गया। नाउ इज द चेस्ट लीड। चेस्ट लीड का चेस्ट लीड कितना है आपका B1 B2 B3 B4 B5 और B6। चेस्ट लीड का कितना है आपका B1 B2 B3 B4 B5 और B6। अगर मैं कलर कोडिंग इसमें देखूँ, कलर कोडिंग कितने होते हैं, 6 कलर के हो जाएगा। कौन कौन सा, पहला तो रेड होगा, देन येलो, चारों जो थे सेम थे वही होंगे, ठीक है, रेड येलो देन ग्रीन ब्राउन ब्लैक, यहाँ क्या आ जाएगा ब्राउन ब्लैक देन पर्पल, ठीक है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो कोई नहीं, छोड़ दो, ठीक है। B1 B2 B6 ऐसे करके आप चेक करके लगा दो, ठीक है। नाउ अब जो मेरा ECG जो इलेक्ट्रोड में लगाऊंगा, आपको हैंड जो पेरिफेरल में प्लेसमेंट पता चल गया आपको कौन सा लीड कैसे लगाना है, ठीक है। अब मैं जो चेस्ट लीड को जो लगाऊंगा, चेस्ट लीड जो यूज़ करूंगा विक्टिम पे, तो मेरे को प्लेसमेंट कहाँ पे करना है। तो प्लेसमेंट को याद रखने के लिए प्लेसमेंट आप कैसे रखोगे, प्लेसमेंट कैसे करोगे आप ECG में प्लेसमेंट कैसे करोगे। दिस इज़ द क्लेविकल, ठीक है, ये आपका क्लेविकल ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं। दिस इज़ द आपका स्टर्नम, ये क्या है आपका स्टर्नम। स्टर्नम से आपकी कितनी 12 पेयर रिफ्स निकलता है, ठीक है। 12 पेयर क्या है रिफ्स निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इधर भी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 रिप्स आपको 12 पेयर में रिप्स आपको दोनों तरफ साइड से देखने को मिलता है। दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। दिस इज द राइट और दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। नाउ जब आप ECG का इलेक्ट्रोड जो चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप प्लेसमेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं प्लेसमेंट कहाँ पे करूँगा, ठीक है। मैं प्लेसमेंट ECG का कहाँ पे मुझे करना है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, एक मिनट, एक मिनट छोड़ो। ये कौन सा हो गया मेरा, राइट साइड हो गया, ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट साइड है। जो आपके रिप्स हैं, रिप्स में ट्रू रिप्स भी होती है, फॉल्स रिप्स भी होती है एंड देन फ्लोटिंग रिप्स भी होता है। ट्रू रिप्स कौन सा होता है आपका, ट्रू रिप्स, ठीक है। ट्रू रिप्स कितना होता है, रिप्स नहीं होता रिप्स होता है, ठीक है। ट्रू रिप्स कौन कौन सा होता है आपका, 1 से लेके बताओ जल्दी, 1 से लेके कितना होता है 6 या 7, बताओ 1 से लेके 6 या 7। ट्रू रिप्स में कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 7 पेयर। सिंपल एक वर्ड में लिखो आप, कितना सिंपल लिखो आप, 7 पेयर। फॉल्स रिप्स कौन सा होता है आपका, 8 9 एंड 10। देन फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग मतलब जो तैरती हुई रिप्स हैं, ठीक है। वो अटैच नहीं होती, डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वो रिप्स टू रिप्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं, ठीक है। जैसे ये हैं, ये रिप्स टू रिप्स आपको अटैच देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये रिप्स टू रिप्स आपको अटैच देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी होती हैं आपकी, 11 और 12, 11 और 12 होती हैं, ठीक है। 7 पेयर कैसा है आपका, ट्रू रिप्स है, ठीक है। फॉल्स रिप्स कितना है आपका, 8 9 10, जो कितनी है 3 है, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्स कितना है आपका, 11 और 12 पेयर, ठीक है। 11 और 12 वाला है, ठीक है। समझ में आया, यानी 2 पेयर यहाँ हो गया, 2 पेयर या 3 पेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मेन आता है कि जो ECG में जो चेस्ट लीड हम प्लेसमेंट करते हैं वो हमें प्लेसमेंट कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारा देखो, मिड क्लेविकल लाइन किसको बोलेंगे, मिड क्लेविकल लाइन हम किसको बोलेंगे, मिड क्लेविकल लाइन होता है जो मिडल बीच में, ठीक है,
मिडल क्या है, बीच में। आपने कॉलर वाला शर्ट पहना होगा, जहाँ पे कॉलर का जो शर्ट का जो कॉलर ख़त्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कि मोड़ के, ठीक है, आप सिंपल चीज़ याद रखो। देखो निप्पल्स के जस्ट ऊपर, निप्पल्स के जस्ट ऊपर जाओगे, एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे, दिस इज़ द कौन सी है आपकी, मिड क्लेविकल लाइन। ये कौन सा है आपका, मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे मिड क्लेविकल लाइन। ये क्या है आपका, मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है। दोनों साइड क्या देखने को मिलेगा मेरे को, मिड क्लेविकल लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जहाँ से आपका शोल्डर का सिलाई ख़त्म होता है, जहाँ पे आपका शोल्डर का सिलाई शुरू होता है, ठीक है, शोल्डर का सिलाई शुरू होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जहाँ से आपका पूरा आपकी जो शर्ट है, शर्ट की पूरी सिलाई चेंज होती है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर जो बनाती है, उसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। उसको क्या बोलेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये जब प्लेसमेंट करोगे तो ये ज़रूरी है याद रखना, ठीक है, हमें कहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब नाउ जो हमारे चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड का हम प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, प्लेसमेंट के लिए मुझे नाउ शुरू करते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। B1, B2, B3, B4, B5 और B6। B1 को और B2, B3, B4, B5 और B6। B1 और 2 को हमेशा कहाँ पे रखेंगे हम, फोर्थ इंटरकोस्टल, फोर्थ ICS इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। B2 को भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। नियर टू द स्टर्नम, नियर टू द स्टर्नम, नियर टू द स्टर्नम, ये भी नियर टू द स्टर्नम, नियर टू द स्टर्नम। B3 का प्लेसमेंट करने से पहले हमें B4 का प्लेसमेंट करना है। B4, 5 और 6 ये कहाँ पे जाएंगे, तीनों की तीनों लीड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। B3 कहाँ जाएगा आपका, B3 जाएगा बिटवीन किसके, बिटवीन B2 और B4 के बीच में हम किसका प्लेसमेंट करेंगे, B3 का। जो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके बॉर्डर वाले लाइन पे हम किसका प्लेसमेंट करते हैं, B3 का। सिंपल याद रखो, B2 और B3 के बीच में प्लेसमेंट किसका, B2 और B4 के बीच में प्लेसमेंट किसका करेंगे, B3 चेस्ट लीड का हम प्लेसमेंट करेंगे। नाउ B4, 5, 6 का इसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल पे आएगा, बट ये B4 कहाँ पे आएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन। क्या है, मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है। देन फिफ्थ B5 कहाँ पे आएगा, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। यो B6 कहाँ पे आएगा, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, प्लेसमेंट समझ में आ गया। B1 का प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम, नियर टू द स्टर्नम। जब भी हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस करेंगे तो जैसे कि ये है, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, नियर टू द, जस्ट इसके अपोजिट B2 का प्लेसमेंट करेंगे। ये आपके होगी B1, ये B2, ठीक है। B3 का प्लेसमेंट करने से हम पहले B4 का प्लेसमेंट करेंगे। B4 का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, B5 का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, B6 का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक जो देन B3 का प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में होगा। B3 का प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका B1, दिस इज द B2, दिस इज द B3, B4, B5 और B6, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद अब हम शुरू करते हैं आगे
कि देखो हमने लीड पढ़ लिया, कौन कौन सा लीड होता है, पेरिफेरल में कौन से कलर का लीड यूज़ करना है, ट्रैक हमने पढ़ा था। देन चेस्ट लीड कितनी होती है और उसका कलर भी हमने पढ़ा था। देन उसके बाद जो लीड है, चेस्ट लीड का प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं वो भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो लीड है ईसीजी में, जो ईसीजी का जो पेपर देखा होगा, ईसीजी का जो पेपर है, पेपर में जो वेव हैं, पेपर में जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस देखो मैं एक ईसीजी का पेपर दिखाता हूँ आपको। देखो ये नॉर्मल ईसीजी का पेपर है। ठीक है, ये क्या है, मेरा नॉर्मल ईसीजी का पेपर है। नॉर्मल ईसीजी का एक पेपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप देखोगे सबने देखा होगा ईसीजी का पेपर। ये जो हाईलाइटेड बॉर्डर लाइन है, हाईलाइटेड, आपको क्या देखने को मिला है, एक मिनट चेंजेस हो गया, हाईलाइटेड बॉर्डर लाइन, ये हाईलाइटेड बॉर्डर लाइन है आपका। ये क्या है, आपका लार्ज बॉक्सेस हैं। ये क्या है, आपके लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका लार्ज बॉक्सेस। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड हैं दिस इज द लार्ज बॉक्सेस। तो ईसीजी में स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं और लार्ज बॉक्सेस भी होते हैं। तो ईसीजी जो ईसीजी है, ईसीजी वन लार्ज बॉक्स और वन स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होता है, मेन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, देखो वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू कितना ड्यूरेशन होता है, 0.04 सेकेंड के बराबर होता है वन स्मॉल बॉक्स। जो लार्ज बॉक्स है उसमें छोटे छोटे देखो, एक मैंने बड़ा बॉक्स बनाया। ठीक है, बड़े बॉक्स में कितने होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। ये मेरा कैसा है, दिस इज द लार्ज बॉक्स। लार्ज बॉक्स में स्मॉल बॉक्स कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन कितना है, 0.04 सेकेंड के बराबर होता है। तो वन लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना होगा आपका, 0.20 सेकेंड का देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, 5। ठीक है, तो एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन कितना है, 0.04 सेकेंड का है। तो कितना आ जाएगा, 0.20 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 0.20 सेकेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नाउ अब जो वेव है, जैसे नॉर्मल ईसीजी में ये वाला जो वेव बना हुआ है, नॉर्मल ईसीजी में जो मेरा वेव देखने को मिल रहा है, इसमें जो दिस इज द ऊपर गया, जिस द बेस लाइन से पहले कोई वेव ऊपर गई, देन उसके बाद नीचे आया, देन उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन फ्लैट लाइन हुई, देन उसके बाद ऊपर आया, देन उसके बाद नीचे हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा वेव है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव। ठीक है, तो ईसीजी में नॉर्मल वेव कितनी होती है हमारे पास, ईसीजी में नॉर्मल वेव कितना होता है हमारे पास, 5 वेव होता है। कौन कौन सा होता है हमारे पास, 5 वेव। ठीक है, इसको आगे वाले इसमें कंटिन्यूस करते हैं, आ जाओ। नाउ ये मैंने कर दिया। हाँ, अब ईसीजी में आपका नॉर्मल जो वेव है, ईसीजी वेव जिसको बोलते हैं हाउ मेनी वेव प्रेजेंट इन ईसीजी, कितनी वेव प्रेजेंट होती हैं, 5। कितनी प्रेजेंट होती हैं, 5। कौन कौन सी, आपकी पी होगी, क्यू होगी, आर होगी, एस होगा और टी होगा। ठीक है, एस और टी देखने को मिलेगा। ये कैसी है आपकी, 5 नॉर्मल ईसीजी में आपको ये वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, एबनॉर्मल वेव में तो आपको यू वेव देखने को मिल सकता है, देन आपको एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिल सकती है, एक्स्ट्रा क्यू आर। बस आप सिंपल रखो, एबनॉर्मल वेव, एब नॉर्मल
वेव। एबनॉर्मल वेव कौन सा है आपका? यू वेव। कौन सा है आपका? यू वेव। एबनॉर्मल वेव कौन सा है आपका? यू वेव। यू वेव ईसीजी में कब देखने को मिलता है? यू वेव ईसीजी में आपको कब देखने को मिलेगा? एक तो फेमस है किसमें? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या देखने को मिलेगा? यू वेव देखने को मिलेगा। नाउ सेकंड किस में देखने को मिल सकता है आपको? जब आपके पेशेंट में हाइपरलिपिडेमिया होगा। क्या होगा? हाइपरलिपिडेमिया। तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ईसीजी में यू वेव देखने को मिलेगा। देन किस पेशेंट में क्या है? हाइपर कैल्सेमिया। तब भी आपको ईसीजी में यू वेव देखने को मिलेगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। तब भी पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? यू वेव देखने को मिलेगा। यू वेव कैसा है? यू वेव मेरा नॉर्मल वेव नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेव, दिस इज द एबनॉर्मल वेव। जो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशंस में देखने को मिल सकता है यू वेव? जब आपका पेशेंट का पोटेशियम कम होगा तब आपको देखने को मिलेगा। लिपिड प्रोफाइल आपका इंक्रीज होगा तब भी आपको यू वेव देखने को मिल सकता है ईसीजी में। कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है तब भी आपको ईसीजी में यू वेव देखने को मिल सकता है। देन थायराइड प्रोफाइल इंक्रीज है तब भी आपको ईसीजी में यू वेव देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ हाउ मेनी ईसीजी में हाउ मेनी पॉजिटिव वेव्स? ठीक है, ईसीजी वेव तो मेरे को पता चल गया कितना है, 5 वेव है। बट हाउ मेनी पॉजिटिव वेव्स और हाउ मेनी नेगेटिव वेव्स? ठीक है, ईसीजी में पॉजिटिव वेव कितना होता है? देन इज इसके बाद नेगेटिव वेव। ठीक है, कितना होता है? पॉजिटिव वेव 3 होता है, नेगेटिव वेव 2 होता है। देखो ये मेरा P बना, नॉर्मल ईसी बनाऊंगा, P बना, Q बना, R बना, S बना और T बना। ठीक है, दिस इज द P Q R S T। तो जो बेस लाइन से ऊपर है, दिस इज द बेस लाइन। ये क्या है? मेरा बेस लाइन है। ठीक है, साइड वाला कहाँ चला गया यार? आ गया। ठीक है, जो मेरा बेस लाइन है, बेस लाइन कौन सा है मेरा? दिस इज द बेस लाइन। ये मेरा क्या है? ईसीजी में बेस लाइन देखने को मिल रही है। ये क्या है मेरा? बेस लाइन। बेस लाइन से जो ऊपर आएंगी सारी लीड्स, बेस लाइन से जो ऊपर आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेस लाइन से ऊपर क्या क्या है, कौन कौन सा है मेरा? एक तो P वेव है बेस लाइन से ऊपर, एक मेरी R वेव है और एक मेरी T वेव है। ठीक है, देन बेस लाइन से नीचे कौन सी है? Q वेव और S वेव। तो पॉजिटिव वेव कितनी है आपकी? 3। कौन कौन सी होगी? P R T। देन नेगेटिव वेव कितना है? Q और S। देखो अगर आपको यू वेव भी, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यू वेव भी ऊपर आती है पॉजिटिव, बट यू वेव मेरा कैसा है? यू वेव नॉर्मल वेव नहीं है। यू वेव कैसी? मेरी एबनॉर्मल वेव है। तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईसीजी में कितनी वेव होती हैं? हाउ मेनी वेव्स? 5। कौन सी? P Q R S और T। देन एबनॉर्मल वेव कौन सी होती है? यू वेव। कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें यू वेव देखने को मिल सकता है? पोटेशियम ज़्यादा है, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा, पोटेशियम कम है, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, या फिर थायराइड प्रोफाइल ज़्यादा है पेशेंट को, तब भी आपको क्या देखने को मिल सकता है? यू वेव देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाउ जो पॉजिटिव वेव है ईसीजी में, जो पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव वेव कितना है? 3 होता है। कौन कौन सा? जो बेसलाइन से ऊपर होता है P R और T। नेगेटिव वेव कौन कौन सा होता है आपका? 2 होता है। कौन कौन सा? Q और S होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ जो मेरे वेव बन रही हैं P Q R S T, जो वेव बन रही हैं वो वेव मेरे को कहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं? मतलब कौन सा जो हार्ट का कौन सा वाला जो पार्ट है, कौन सा जो चैम्बर है जो मेरे को ये वेव बना के देता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ कौन कौन सा वेव था मेरा? P Q R S और T। ठीक है, इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इससे पहले समझना है आपको कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। पेन चेंज कर लेते हैं। कंडक्शन सिस्टम में देखो ये मेरा हार्ट है,
हार्ट भी बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हार्ट है। ठीक है, दूसरी साइड में अगर मैं बोलूँ इसको तो ऐसे करके सिंपल बनाओ, 4 चैम्बर वाला। ठीक है, ड्राइंग तो अपनी खराब है वैसे भी। तो जो यहाँ से मेरा आयोटा निकलता है, ठीक है, यहाँ से सुपीरियर वेना कब आती है, यहाँ से इन्फीरियर वेना कब आता है, इधर से पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज आता है। ठीक है, तो दिस इज द आपका राइट एट्रियम। ये कौन सा है, राइट एट्रियम। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। दिस इज द राइट वेंट्रिकल। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दो सुपीरियर वेना कावा के पास में आपका कौन, राइट एट्रियम में कौन सा देखने को मिलेगा, दिस इज द एसे नोड। ये कौन सा देखने को मिलेगा आपको, एसे नोड। ये कौन सा नोड है, एसे नोड। ये क्या देखने को मिलेगा, एसे नोड। कल मैंने हार्ट ब्लॉक पढ़ाया था, हार्ट ब्लॉक में कंडक्शन सिस्टम ऑलरेडी सबको अच्छे से समझा दिया था, तो एक बार जाके वो वाला क्लास भी आप देख लेना। ठीक है, देन जहाँ पे आपका वेंट्रिकल और एट्रियम के सेप्टम मिलते हैं वहाँ पे आपका क्या होता है, ए बी नोड। ये यहाँ पे क्या होता है आपका, ए बी नोड। ये क्या है आपका, ए बी नोड। ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ, जिसको बंडल ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ हिज भी, इसके भी नाम से हम इसको जानते हैं। क्या है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से दो ब्रांच निकलती है, एक तो लेफ्ट साइड में जाएगी वो उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलेंगे, जो राइट साइड में जाएगी उसको राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, जो राइट साइड में गई उसको राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे, लेफ्ट साइड में जाएगी तो उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलेंगे। दिस इज द, ये इसका क्या नाम है, दिस इज द लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, ये क्या है आपका, राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, देन उसके बाद जो फ्रीली घूमेंगे उसको बोलते हैं हम परकिंजीज। ये सबसे लास्ट पार्ट क्या है कंडक्शन सिस्टम का, परकिंजी फाइबर। क्या है, परकिंजी फाइबर। क्या है, परकिंजी फाइबर। ठीक है, तो जब आपका ऐसे नोड, ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये कितना कंडक्शन सिस्टम कितना करता है, कितना जनरेट करता है, ये 60 to 100 तक। कितना, 60 to 100 तक। देन ऐसे नोड क्या करेगा, इम्पल्सेस जनरेट करेगा। कौन रिसीव करेगा, ए वी नोड। कौन रिसीव करेगा, ए वी नोड। ए वी नोड, अगर ऐसे नोड में कोई दिक्कत आएगी तो ए वी नोड भी जनरेट कर सकता है। तो ए वी नोड कितने हार्ट रेट तक जनरेट कर सकता है, ये 40 to 60 तक। कितना, 40 to 60 तक ये जनरेट कर सकता है। देन बंडल ऑफ हिज कितना तक कर सकता है, बंडल ऑफ हिज कितना करेगा आपका, 20 to 40। 20 to 40। परकिंजी फाइबर लेस देन 20। सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा, फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है आपका परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा परकिंजी फाइबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर ये ऐसे हार्ट नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। जिसका ड्राइंग अच्छा है वो और अच्छे से बना सकता है। कंडक्शन सिस्टम समझ में आ गया। नाउ अब हम वेव पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम कौन सी पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे। जब वेव हमारी जो रिप्रेजेंट होती है ईसीजी में, वो हमारी वेव कहाँ से बनती है, किसके बीट करने से, किसके सिस्टोल करने से या किसके रिलैक्स करने से हमें कौन सा वेव देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं। हमारा कौन सा वेव था, हमारा 5 वेव था हमारे पास। ठीक है, 5 वेव में अब हम पढ़ेंगे। पहले है पी वेव। पी वेव आपका कहाँ से बनेगा, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहाँ से बनेगा, देन उसके बाद आपके पास क्या है, टी वेव। टी वेव, ठीक है, दिस इज द पी वेव, टी वेव। देन उसके बाद यू वेव, जिसके बाद क्या है आपका यू वेव। ठीक है, तो पी वेव आपका कहाँ से बनेगा, जब आपका एट्रियम, जब आपका क्या करेगा, एट्रियम
राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ क्या करेंगे, बीट रिलैक्सेशन करेंगे, बीट करेंगे रिलैक्सेशन करेंगे, बीट करेंगे रिलैक्सेशन करेंगे, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, पी वेव देखने को मिलेगी। तो ये क्या किसकी वजह से मिलेगा, जब एट्रियम क्या क्या होगा, कंडक्शन, एट्रियम का क्या होगा, कंडक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल, ठीक है, या फिर डीपोलराइजेशन, ठीक है। सबका वर्ड का मतलब सेम ही है, या तो एग्जाम में किसी भी नाम से क्या है दे सकता है वो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो पी वेव कब बनेगा आपका, जब एट्रियम का कंडक्शन होगा या फिर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तब आपको ईसीजी में कौन सा वेव देखने को मिलेगा, तब आपका ईसीजी में पी वेव देखने को मिलेगा। तो ईसीजी में कौन सी वेव देखने को मिलेगी, पी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। ईसीजी में कौन सी वेव देखने को मिलेगी, पी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा, जब आपका वेंट्रिकल का क्या होगा, सिस्टोल होगा या कंडक्शन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर डीपोलराइजेशन होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तब आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, क्यूआरएस, ठीक है। नाउ इज द टी वेव। टी वेव कब देखने को मिलेगी, जब आपका वेंट्रिकल क्या करेगा, आपका रिलैक्स करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स, वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा या फिर डायस्टोल करेगा, क्या करेगा, डायस्टोल, ठीक है, या फिर आपका रीपोलराइजेशन, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, टी वेव देखने को मिलेगा ईसीजी में। तब आपको कौन सा वेव देखने को मिलेगा, टी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। नाउ इज द यू वेव। यू वेव किसकी वजह से होता है, जब आपका परकेंजी फाइबर्स का रिलैक्सेशन होता है, क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तब आपको क्या है, यू वेव देखने को मिलती है। यू वेव कैसी है, आपकी एबनॉर्मल वेव है। दिस इज द यू वेव। ये कैसा है आपका, एबनॉर्मल, ये ऐसी है एबनॉर्मल, नॉर्मल वेव नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो आपको पता चल गया ईसीजी में पी वेव कौन बनाता है, आपका एट्रियम बनाता है। क्यूआर कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, आपका वेंट्रिकल बनाता है। टी वेव कौन बनाता है, आपका वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है, तब आपको टी वेव बनाता है। यू वेव परकेंजी फाइबर का जब रिलैक्सेशन होता है तब। तो मेरे को पता चल गया ईसीजी में ये जो वेव है, वेव कौन कौन सा हार्ट का कौन कौन सा पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो मैं अब ये ईसीजी में चेक करके बता सकता हूँ कि अगर मेरे को पी वेव में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, इफ़ आई कैन सी एनी एबनॉर्मलिटी इन पी वेव, तो मेरा फोकस कहाँ पे जाएगा कि ये एट्रियम, हार्ट के एट्रियम में प्रॉब्लम हुई है, हार्ट के एट्रियम में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। क्यूआर कॉम्प्लेक्स में ईसीजी में चेंजेस आएगा तो वेंट्रिकल में क्या आएगा, प्रॉब्लम होगा, तब आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। टीवी में भी तो टीवी में चेंजेस आएगा तो वेंट्रिकल आपका प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंटों में क्या देखने को मिलता है, जैसे किसी पेशेंट में जैसे वेंट्रिकल में कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में वेंट्रिकल प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाते, जिससे पेशेंट डायस्टोलिक फेलियर में चला जाता है। पेशेंट किस में चला जाता है, डायस्टोलिक फेलियर में। तो ऐसे पेशेंटों में डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है सिस्टोलिक बीपी के तुलना में, ठीक है। डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाता है, प्रॉपर क्या नहीं कर पाता है, रिलैक्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक फेलियर में पेशेंट चला जाता है, जिसकी वजह से टीबी में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और टीबी में चेंजेस किस में देखने को मिल सकता है, जब पेशेंट हाइपरकैलेमिया होगा, वो आगे बताएंगे, ठीक है। टीबी में और कहाँ चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया में भी देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम में भी देखने को मिल सकता है। देन आपको टीवी में और कैसे किस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, एमआई में सबसे पहले कौन सी ईसीजी लीड की कौन सी वेव में चेंजेस देखने को मिलता है, तो टीवी में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कंडक्शन सिस्टम। उसके बाद पी वेव, क्यूआर कॉम्प्लेक्स और टी वेव, यू वेव आपके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बनाता है उनको, ठीक है। नाउ अब आते हैं ईसीजी में कितनी वेव होती हैं और कितने हमारे पास क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, और कितने हमारे पास क्या होते हैं उसको
कितने हमारे पास एक तो दो सेगमेंट और क्या होता है हमारे पास ईसीजी में जो बिगनिंग टू बिगनिंग होता है उसको बोलते हैं हम इंटरवल। उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरवल। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि ईसीजी में कितने वेव हमारे पास एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। एक्स्ट्रा नहीं, कितना वेव देखने को मिलता है और कितना इंटरवल देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ एक ईसीजी बनाते हैं। दिस इज द ईसीजी। ईसीजी बनाएंगे यहाँ पे पी क्यू आर एस टी। ठीक है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं इसकी। पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी आपको पता चल गया कहाँ से बन रहा था, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये भी आपको ऑलरेडी समझा दिया। नाउ ईसीजी में हमारे पास दो क्या होते हैं, दो टू सेगमेंट होते हैं एंड टू आपके पास इंटरवल देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू सेगमेंट और टू इंटरवल होते हैं हमारी ईसीजी में। तो पहला इंटरवल कौन सा है आपका? पहला इंटरवल है आपका पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल। ठीक है, देन क्यू टी इंटरवल, देन एस टी, देन पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट, देन आपके पास एस टी सेगमेंट। ठीक है, एस टी सेगमेंट। ये मेरा पीसीजी का ईसीजी का क्या है, नॉर्मल मैंने वेव बनाया हुआ है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट में कौन सा इंटरवल है, कौन सा आपके पास क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, इंटरवल होता है, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल को समझो पहले। इंटरवल क्या है? इंटरवल होता है, जैसे सपोज आप मूवी देखने के लिए गए हो, मूवी देखने के लिए गए हो तो पहला पार्ट जब शुरू होता है, मूवी स्टार्ट हुई, सपोज मूवी 8 से 12 है, मूवी का पार्ट कितने से 8 से 12 है, 8 बजे मूवी शुरू हुई तो उसको बोलेंगे हम बिगिनिंग। उसको क्या बोलेंगे? बिगिनिंग। ठीक है, देन 12 बजे ख़त्म होगी उसको बोलेंगे हम एंडिंग। उसको क्या बोलेंगे हम? एंडिंग। तो मूवी के बीच में एक क्या आता है, इंटरवल आता है। मूवी के बीच में एक क्या आता है आपके पास, इंटरवल आता है। यानी मूवी 8 से लेके 12 तक थी तो मूवी का पहला पार्ट यहाँ शुरू हुआ, मूवी का फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ, देन उसके बाद इंटरवल आया बीच में, इंटरवल ख़त्म हो गया, देन उसके बाद फिर से दूसरा वाला पार्ट शुरू हुआ और दूसरा वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बिगनिंग हुई, देन ये एंडिंग होगी, फिर बिगनिंग हुई, फिर एंडिंग हो गई। ये ऐसे ही होता है ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो मूवी पहले हमने गए 8 बजे मूवी शुरू हो गई, उसके बाद इंटरवल ख़त्म हो, इंटरवल आ गया तो इंटरवल का एक वाला पार्ट ख़त्म हो गया। देन इंटरवल के बाद मैं बाहर गया, कुछ खा पी के आया, देन उसके बाद दूसरा वाला पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, देन दूसरा वाला पार्ट शुरू हो गया, उसके बाद मूवी ख़त्म हो गई, जिसको एंडिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरवल का सीधा मतलब होता है बिगिनिंग टू बिगिनिंग। इंटरवल का सीधा मतलब क्या है? बिगिनिंग टू बिगिनिंग। इंटरवल का सीधा मतलब क्या है हमारा? बिगिनिंग टू बिगिनिंग। बिगिनिंग टू बिगिनिंग, यानी एक वेव के शुरू होने से दूसरे वेव के शुरू होने तक के बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, बिगिनिंग टू बिगिनिंग जिसको बोलते हैं। देखो इस पर ईसीजी पे समझ लेते हैं। मेरा पी वेव कहाँ से शुरू हो रहा है? ये तो मेरा फ्लैट लाइन आया, पी वेव मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। पी वेव मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, पी वेव मेरा यहाँ से शुरू हुआ है। देन पी वेव का एंडिंग कहाँ पे हो रहा है? पी वेव का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। देन क्यू वेव और आर वेव का जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? आर वेव यहाँ से। आर वेव कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यहाँ से। 3 पॉइंट बनाए मैंने। जहाँ से वेव शुरू हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बिगनिंग। वो क्या है? मेरा बिगनिंग वाला पार्ट है। ये मेरा क्या हो गया? बिगनिंग हो गया। देन ये एंडिंग हो गया। तो मैंने इंटरवल क्या पढ़ा था मैंने? बिगिनिंग टू बिगिनिंग। एक वेव के शुरू होने से दूसरे वेव के शुरू होने के बीच के ड्यूरेशन को हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पी वेव यहाँ से शुरू हुआ, पी वेव शुरू हुआ, पी वेव शुरू होते 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 यहाँ पे आके पी वेव खत्म हो गया। देन उसके बाद मेरा आर वेव शुरू हो गया, तो दूसरा वेव यहाँ से बना, तो ये कौन सी होगी मेरी? बिगिनिंग टू बिगिनिंग। तो इस दोनों के बीच के ड्यूरेशन को बोलेंगे हम इंटरवल। क्या बोलेंगे हम? इंटरवल।
बेल, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर बेल के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, किसके नाम से जानेंगे, इंटर बेल के नाम से हम जानेंगे। नाउ दूसरा है, जो हो गया पी आर इंटरवल हो गया, देन क्यू टी इंटरवल। नाउ क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल में आर वेव भी मेरे यहाँ से शुरू हो रहा था, पहले क्यू नेगेटिव में गया, देन उसके एक्चुअल में आर वेव मेरा जहाँ से वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तब बनता है। ठीक है, तो पर ओरिजिनेट कहाँ से होता है मेरा, यहाँ से। तो क्यू का ओरिजिनेशन कहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से आर बन रहा है वहीं से मेरा क्यू भी बनता है। ठीक है, तो बिगनिंग इंटरवल का मतलब हो गया बिगनिंग टू बिगनिंग, क्यू वेव मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, क्यू वेव बना, उसके बाद आर वेव बना, उसके बाद एस वेव बना, देन उसके बाद मेरा क्या बना, जहाँ पे एस वेव मेरा खत्म हो गया, देन उसके बाद मेरा टी वेव बना, यहाँ पे क्या बना मेरा, टी वेव बना। तो उसको हम बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। इन दोनों की ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यू टी इंटरवल। कौन सा, क्यू टी इंटरवल। ठीक है, जहाँ से क्यू वेव शुरू हुआ, क्यू वेव शुरू होने के और टी वेव शुरू होने के बीच के हम बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। सिंपल चीज़ें याद रखो, इंटरवल का मतलब होता है बिगिनिंग टू बिगिनिंग। मूवी देखने के लिए गए हो, पहला पार्ट शुरू हुआ, खत्म हो गया, फिर ब्रेक के बाद, इंटरवल के बाद दूसरा वाला पार्ट शुरू हो गया, उसको बोलते हैं इंटरवल। सिंपल चीज़ें याद रखो। ठीक है, नाउ देखो दूसरी बात, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी चीज़ समझो। इंटरवल में आपको कोई ना कोई एक बीट देखने को मिलेगी, चाहे वो नेगेटिव वाली हो या फिर वो पॉजिटिव वाली हो। जब भी आपका वेव देखने को मिलेगा, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वेव देखने को मिलेगा ईसीजी में, उसको बोलते हैं हम इंटरवल। या तो वो पॉजिटिव वेव हो सकती है या फिर वो नेगेटिव वेव हो सकती है। देखो पी यहाँ से पी आर इंटरवल यहाँ से शुरू हुआ था, पी यहाँ से शुरू हुई थी, एक पॉजिटिव वेव आई, देन उसके बाद आर मेरा क्यू मेरा यहाँ से शुरू हुआ था, तो बीट हुआ, रिलैक्स नहीं है ना, इसमें बीट हुआ। देन क्यू टी में भी मेरा आर वेव आ रहा है, क्यू और एस आ रहा है, नेगेटिव वेव भी आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी मेरा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिपोलराइजेशन कर रहा है यार, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्यू टी इंटरवल। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल चीज़ समझ में आ गई। इसमें बिगिनिंग टू बिगिनिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल। इसमें कोई ना कोई एक वेव देखने को मिलेगी, कोई ना कोई एक बीट देखने को मिलेगी, जो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटरवल। ठीक है, मूवी को याद रख के करना है तो याद रख के, नहीं तो सिंपल चीज़ें बिगिनिंग टू बिगिनिंग याद करके रखना है तो वो भी रख सकते हो, प्लस में बीट के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। याद रखने के लिए कोई सा भी तरीका याद रखना है, बस मेन फोकस याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ इज द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है आपका, सेगमेंट है आपका सेगमेंट होता है, अभी मेरा इंटरवल क्या था, बिगिनिंग टू बिगिनिंग, अब मेरा जो सेगमेंट होगा एंडिंग टू बिगिनिंग, एंडिंग टू बिगिनिंग, एंडिंग टू बिगिनिंग देखने को मिलेगा। या सिंपल बोलूँ मैं, इसमें मेरे को क्या, फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी। क्या है, फ्लैट लाइन। ठीक है, मेरे को ऐसी फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे को बीट देखने को मिल रही थी, कोई या तो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, बट मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो, अब देखते हैं कि मेरा जो पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। यह मेरा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट मेरा एंडिंग टू बिगिनिंग है। तो पी वे मेरा यहाँ से शुरू हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, कहाँ पे एंड हुआ है, इधर पे, तो ये मेरा एंडिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एंडिंग वाला पार्ट हो गया। देन दूसरा वेव एंडिंग टू बिगिनिंग था मेरा, पी आर यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, आर मेरा यहाँ से शुरू हुआ है। तो जो रेड लाइट के दोनों, जो रेड कलर में जो बनाया है मैंने, एक वेव एंड हो रही है, दूसरी वेव शुरू हो रही है। ठीक है, तो उसके बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। कौन सा, पी आर सेगमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पी आर सेगमेंट के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, नाउ इज द एस टी सेगमेंट। एस आपका यहाँ से बना और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपके आर एस वेव जो है ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये एंडिंग वाला पार्ट हो गया। देन टी वेव आपकी यहाँ से बन रही है, तो ये आपका बिगिनिंग वाला पार्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे हम एस टी सेगमेंट, इसको बोलेंगे एस टी सेगमेंट।
ठीक है, समझ में आया। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे, ST सेगमेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। ठीक है, शुरू से देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तो सिर्फ हमने ECG का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ECG का है, ग्राफिक किसको बोलते हैं, प्रोसीजर को, ग्राम किसको बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। ग्राफ किसको बोलते हैं, मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये कैसा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, पर्पज़ क्या होता है, इसको हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, ECG किसने डिस्कवर किया था, ECG विलियम एथबॉन ने डिस्कवर किया था किसमें, 1895 में। ठीक है, ECG वर्क किस पे करती है, गैल्वेनोमीटर पे आपका क्या करता है, ECG वर्क करता है। स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी होती है, 25 mm पर सेकंड के हिसाब से होती है। वोल्टेज कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg का वोल्टेज होता है। ठीक है, 10 mm नहीं, mmHg नहीं, प्रेशर हो गया, mmHg तो प्रेशर हो गया। 10 क्या होता है मेरा, 10 वोल्टेज। ठीक है, 10 वोल्टेज का है। देन इलेक्ट्रोड कितना होता है मेरे पास, 10 होता है। देन लीड कितनी होती है, 12 होती है। पेरिफेरल लीड कितनी है, 4। चेस्ट लीड कितनी है मेरी, 6। तो टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रोड, 10। जो लीड्स हैं, लीड्स में लिम्ब लीड को स्टैंडर्ड लीड बोलता हूँ, बाइपोलर लीड बोलूँ या हाई वोल्टेज लीड बोलूँ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है मेरे पास। ऑगमेंटेड लीड AVR, AVL और AVF होता है। ठीक है, अभी बताएंगे AVR का क्या रोल होता है उसमें, ECG में। ठीक है, देन यूनिपोलर लीड कौन कौन सी होती है, एंटी लीड बोलूँ या चेस्ट लीड बोलूँ, B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो कितना टोटल लीड कितना होता है मेरे पास, 12 लीड होता है। ठीक है, इथबॉन ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं इथबॉन लॉ। कौन सी लीड, कौन से हैंड या फुट में प्लेसमेंट करोगे तब आपको कौन सा लीड आपको रिप्रेजेंट देखने को मिलेगा। जिसमें से मेरा राइट लेग कैसा था, न्यूट्रल देखने को मिला था। लीड वन कैसे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से जब मिलाएंगे तो हम कौन सा लीड बनेगा, लीड 1 मिलेगा। लीड सेकंड, राइट हैंड और लेफ्ट लेग से जब मिलाएंगे तो हम कौन सा लीड मिलेगा, लीड सेकंड मिलेगा। लीड थर्ड कब मिलेगा, जब लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग मिलेंगे तो कौन सा लीड बनेगा, लीड थर्ड देखने को मिलेगा। पेरिफेरल लीड में कौन कौन सा लीड बताया था मैंने, 4 लीड बताया था। कौन सा कलर कोडिंग होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, देन लेफ्ट लेग और राइट लेग में कौन कौन से कलर कोडिंग वाला आपको इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपको यूज़ करना है। राइट में रेड, देन लेफ्ट में येलो, लेफ्ट लेग में आपका कौन सा, ग्रीन कलर का, देन राइट लेग में आपका कौन सा, ब्लैक कलर का यूज़ करना है। याद रखने के लिए रीड योर गुड बुक्स। ठीक है, नहीं तो इस डायरेक्शन में आपको क्या है, मूव करना है। ठीक है, देन उसके बाद चेस्ट लीड कितना, 6 था। ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और पर्पल। देन उसके बाद प्लेसमेंट, हम ECG में जो इलेक्ट्रोड है, चेस्ट लीड है, उसका प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए B1, B2, B3, B4, B5 और B6। B1, B2 को हम 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर करते हैं, नियर टू द स्टर्नम। ये कहाँ पे जाएगा, दिस इज द राइट साइड। ये कहाँ पर जाएगा, राइट साइड में। एक ही लीड है जो राइट साइड में लगती है, जो क्या है मेरा B1। B2 के ये लेफ्ट साइड में लगेगा। ये कहाँ लगेगा मेरा, लेफ्ट साइड में लगेगा। ठीक है, B3 का प्लेसमेंट करने से पहले हम B2 और B4 का प्लेसमेंट हम सिक्योर करते हैं। ठीक है, B2 और B4 का क्या हम प्लेसमेंट सिक्योर करेंगे। देन B4, B5, B6 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगा। देन B4 मिड क्लेविकल लाइन में मिलेगा, B4 मिड क्लेविकल लाइन में लगेगा। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में कौन सा, B5 लगेगा। देन B6 कहाँ पर लगेगा, मिड एक्सिलरी लाइन पर देखने को मिलेगा। देन हाउ मेनी वेव ऑफ प्रेजेंट इन ECG में कितना वेव होता है, 5। कौन सा, PQ, RS और T। एबनॉर्मल वेव कौन सा होता है आपका, U वेव होता है। एबनॉर्मल कौन सा वेव है आपका, U वेव, जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आपका पोटेशियम क्या हो जाए, कम देखने को मिलेगा। देन हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज है, या हाइपर कैल्सीमिया में देखने को मिल सकता है। देन हाइपर थायराइडिज्म में भी आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, U वेव देखने को मिल सकता है। ECG में कितना पॉजिटिव वेव होता है, 3 पॉजिटिव वेव होता है। कौन सा, P, R और T। नेगेटिव वेव कितना होता है, 2 वेव होता है, Q और S देखने को मिलता है। देन ठीक है, नाउ इज द हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में हमारे पास 2 एट्रियम होते हैं, राइट लेफ्ट। देन 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है। देन इसके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन कंडक्शन सिस्टम में पहले एसए नोड होता है। एसए नोड राइट एट्रियम में पाया जाता है। ठीक है, देन एवी नोड, जो कंडक्शन एसए नोड से जो निकलते हैं वो एवी नोड को कौन करता है, कैच करता है। अगर कंडक्शन सिस्टम डिले होता है तो पेशेंट किस में जाता है, हार्ट ब्लॉक में जाता है। किस में जाएगा, हार्ट ब्लॉक में। ऑलरेडी मैंने हार्ट ब्लॉक की एक लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है, वो जाके एक बार आप रेफरेंस में वो चीज़ जाके देख सकते हो। ठीक है,
तो ए बी नोड कितना जनरेट करता है 4260। बंडल ऑफ फिश से दो ब्रांच निकलती है, राइट साइड में जाती है उसको राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जाती है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। देन उसके बाद परकिंजीज फाइबर, ठीक है, परकिंजीज फाइबर। फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा आपको, परकिंजी फाइबर में देखने को मिलेगा। नाउ इज द जो ईसीजी में जो वेव है, वेव कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। नाउ इज द पी वेव। पी वेव कहाँ से होती है, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है या कंडक्शन होता है, सिस्टोल होता है, डिपोलराइजेशन होता है, तब आपको पी वेव देखने को मिलेगा ईसीजी में। देन क्यू आर कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर डिपोलराइजेशन होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। टी वेव कहाँ, वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स करेगा, डायस्टोल करेगा या रिपोलराइजेशन करेगा, तब आपको टी वेव देखने को मिलेगा। यू वेव जब परकिंजी फाइव का रिलैक्सेशन होता है, दैट टाइम यू कैन सी यू वेव्स, ठीक है। तो जब भी पी वेव में चेंजेस आएगा तो आपका एट्रियम का प्रॉब्लम है। जब भी क्यू आर एस और क्यू आर कॉम्प्लेक्स और टी वेव में चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल का क्या है, प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ नॉर्मल वेव पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी हमारे पास दो इंटरवल होते हैं। हाउ मेनी इंटरवल, टू इंटरवल एंड टू सेगमेंट, टू इंटरवल और टू सेगमेंट। इंटरवल क्या होता है, बिगिनिंग टू बिगिनिंग, यानी एक वेव के शुरू होने से दूसरे वेव के शुरू होने के बीच की ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। जैसे पी मेरा यहाँ से शुरू हुआ, पी शुरू हुआ, यहाँ पे आके खत्म हो गया, देन मेरा आर शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच की ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे हम, पी आर इंटरवल, क्या बोलेंगे, पी आर इंटरवल, ठीक है। क्यू यहाँ से शुरू हुआ, देन टी मेरा यहाँ से शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्यू टी इंटरवल के नाम से जानेंगे, यानी बिगिनिंग टू बिगिनिंग। इसमें कोई एक वेव पॉजिटिव या कोई एक वेव नेगेटिव देखने को मिल सकती है, ठीक है, इंटरवल में। नाउ इज द सेगमेंट। सेगमेंट में फ्लैट लाइन देखने को मिलेगा। सेगमेंट में क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट लाइन देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं हम एंडिंग टू बिगिनिंग। कोई एक वेव के खत्म होने से दूसरे वेव के शुरू होने के बीच की ड्यूरेशन को हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। एस वेव मेरा यहाँ से खत्म हुआ, पी वेव यहाँ से शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या है मेरा, क्या कौन सा सेगमेंट देखने को मिलेगा, एस टी सेगमेंट, ठीक है। पी आर इंटरवल पे आपका, पी आर इंटरवल पे हार्ट ब्लॉक डिपेंड है, और क्या है, हार्ट ब्लॉक क्या है, पूरा डिपेंड है, ठीक है। एस टी पे आपका क्या डिपेंड है, आपका एस टी सेगमेंट पे क्या डिपेंड है, आपका एम आई डिपेंड है, ठीक है। ये चीज़ें को ड्यूरेशन आप याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ ईसीजी में जो वेव्स हैं, वेव्स के ड्यूरेशन कितने देखने को मिलेंगे। ईसीजी में जो वेव है, वेव के ड्यूरेशन कितने देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईसीजी में जो वेव है उसका ड्यूरेशन कितना देखने को मिलेगा। नाउ शुरू करते हैं ड्यूरेशंस, ठीक है। एक मिनट में गला थोड़ा गीला कर लूँ। ईसीजी के जो लेक्चर हैं, ईसीजी लेक्चर 3 पार्ट में आएगा, ठीक है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन होगा पूरा, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट में अर्धमियास पढ़ाऊँगा, देन थर्ड पार्ट में आपको इसका मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेडिकेशंस कैसे यूज़ करना है। तो 3 लेक्चर आएंगे बैक टू बैक, ठीक है। नाउ इधर पी वेव जो है उनका ड्यूरेशन, यानी आपका जो जिसको बोलते हैं ड्यूरेशंस, ठीक है। पी वेव का ड्यूरेशन कितना है, पी वेव, देन उसके बाद पी आर इंटरवल, देन उसके बाद आपका आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन उसके बाद आएगा आपका एस टी सेगमेंट, देन उसके बाद आएगा आपका क्या, टी वेव, देन उसके बाद आएगा आपका क्यू टी इंटरवल, ठीक है। पी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.12, एक मिनट, 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड देखने को मिलेगा, 0.12 सेकेंड, ठीक है। तो कितने स्मॉल बॉक्सेस बन गए, कितना हो गया, स्मॉल बॉक्स कितना था, 1 स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर था, 0.04 सेकेंड, या फिर मैं इसको बोलूँ कितना, 1 mm, कितना 1 mm, 1
लार्ज बॉक्स 0.20 सेकेंड का कितना 5 mm, ठीक है, क्योंकि स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्सों कितने थे 5 थे, ठीक है। तो कितना स्मॉल बॉक्स बनेगा इसको 3, कितना 3 स्मॉल बॉक्स, कितना बॉक्स देखने को मिलेगा 3 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेगा। नाउ इज द पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा 0.12। पहला वेव कहाँ से शुरू हुआ था पी, तो पी वेव पी आर आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो पी का कितना था 0.12 सेकेंड से लेके लास्ट में कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 2, तो 0.20 सेकेंड याद रखने के लिए, ठीक है। तो आपको कितना 3 to 5 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेगा। जो आपका पी आर इंटरवल बनेगा वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स के बीच में बनेगा, ठीक है, 3 to 5 स्मॉल बॉक्स के बीच में देखने को मिलेगा। नाउ इज द क्यूटी, क्यूटी सबसे छोटा होता है, कितना होता है 0.04 सेकेंड से लेके 0.10 सेकेंड, किसी किसी बुक में 0.12 सेकेंड भी दिया है, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल बॉक्सेस कितना आ जाएगा, स्मॉल बॉक्स कितना हो गया कितना हो गया, जिस 1 से लेके 10 है तो 2.5 स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, ठीक है। देन एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट कितना होता है 0.08 सेकेंड, 0.08 सेकेंड से यानी कितना हो गया 2 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेगा। टी वेव, टी वेव कितना है आपका, पी वेव जहाँ से शुरू हो रहा था वो एंडिंग होगा, और आपका टी वेव क्या है आपका टी वेव कितना 0.08 सेकेंड से 0.12 सेकेंड यानी 2 to 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। देन क्यूटी, क्यूटी कितना है 0.32 सेकेंड से लेके 0.40 सेकेंड का देखने को मिलेगा, यानी ये कितना हो गया 8 to 10 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 8 to 10 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया ड्यूरेशन, ये तो आपको याद रखने पी वेव, कोई चीज़ याद रहे या ना रहे, बट पी आर इंटरवल और एस टी सेगमेंट का ड्यूरेशन हमेशा याद रखना। एस टी सेगमेंट पर डिपेंडेड है आपका पूरा एम आई, पी आर इंटरवल डिपेंड है आपका पूरा हार्ट ब्लॉक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे कि जो ईसीजी देख के हम कैसे पता करते हैं कि मैं पेशेंट का ईसीजी देख के, आजकल कंपटीशन एग्जाम में ईसीजी का इमेज दे देते हैं, फिर देन पूछते हैं कि हार्ट रेट निकाल के बताओ हार्ट रेट कितना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक लार्ज बॉक्स वाला एक स्मॉल बॉक्स वाला, ठीक है। तो हार्ट रेट कैसे काउंट करते हैं उसके लिए हम देखते हैं ईसीजी में कैसे काउंट करना है हार्ट रेट, ठीक है। नाउ हार्ट रेट फॉर्मूला, इवैल्यूएट फॉर्मूला, ठीक है, हार्ट रेट का इवैल्यूएट फॉर्मूला। तो अगर आप लार्ज बॉक्स काउंट कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या है आपका, कौन सा आएगा 300 में डिवाइड किसका करना है, कितना किसका आपको करना है क्या बोलते हैं, अगर आपके लार्ज बॉक्स हैं, कितने लार्ज बॉक्स हैं किसके बीच में, आर के बीच में लार्ज बॉक्स, ठीक है। अभी मैं इसी देख के बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये लार्ज बॉक्स आ गया, अगर स्मॉल बॉक्स का है तो कैसे आप निकालोगे 1500 डिवाइडेड बाई आर वेव के बीच में कितने क्या है स्मॉल बॉक्स हैं, उससे हम क्या निकालेंगे हार्ट रेट निकालेंगे, ठीक है। हार्ट रेट निकालने के लिए हमेशा यूज़ करना है सेकंड लीड,
ठीक है, कौन सा, यूज ऑलवेज सेकंड लीड फॉर कैलकुलेट हार्ट रेट। ठीक है, लीड सेकंड को ही मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज द रेफरेंस लीड। रेफरेंस लीड सेकंड क्या है मेरा, रेफरेंस लीड है। ठीक है, तब हार्ट रेट निकालूंगा तो हमेशा यूज़ कौन सा करना है आपको, लीड सेकंड यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे आपने ईसीजी का पेपर देखा होगा, ईसीजी का पेपर आपने देखा होगा, तो ईसीजी में कुछ इस टाइप का, जैसे सपोज करो दिस इज द ईसीजी पेपर। ठीक है, ये क्या है आपका ईसीजी पेपर, ये क्या है आपका ईसीजी का पेपर है। नाउ यहाँ पे आपका लीड फर्स्ट देखने को मिलती है, लीड सेकंड देखने को मिलती है, लीड थर्ड देखने को मिलती है। यहाँ पे लास्ट में लीड सेकंड देखने को मिलती है, जो हमेशा क्या कंटिन्यूस लीड देखने को मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस लीड हो गया, जो इसमें गैप नहीं होता, ये कंटिन्यूस क्या करती है, बीट करती है। जो मॉनिटर देखे होंगे आपने आईशूज़ में, जो मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर हमेशा सेकंड लीड पे ही कनेक्ट होते हैं, हमेशा किस पे होते हैं, सेकंड लीड पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट लीड, यहाँ पे फर्स्ट लीड बना, सेकंड लीड बना, थर्ड लीड बना। ठीक है, देन उसके बाद मेरा बनेगा AVR, AVL और AVF। ठीक है, AVR AVL F बना, देन उसके बाद B1 B2 B3। ठीक है, देन B4 B5 और B6 देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब हम कैसे पता करें ये कौन सा, जैसे ये कंटिन्यूस है, देखो इसमें गैप आ रहा है, यहाँ पे चल रही है, देन उसके बाद आपको AVF आ गया, फिर उसके बाद B3 आ गया, B6 आ गया, ऐसे करके। ठीक है, ये एक नॉर्मल ECG का पेपर है, पर लीड सेकंड जो है, लीड सेकंड में आपको कंटिन्यूस बीट देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। नाउ हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो लीड है, जो हमारा जो ECG है, वो प्रॉपर ठीक लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो हम कौन सा लीड प्रेफर करेंगे, उसके लिए AVR लीड क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे। AVR लीड हमें क्या इंडिकेट करता है, AVR लीड हमें क्या इंडिकेट करता है कि लीड आपका प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर AVR में QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है, डाउनवर्ड है, कैसा है, डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है, क्यू ये मेरा मैं क्यू बना रहा हूँ। ठीक है, QR कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। अगर ऐसे आपको देखने को मिल रहा है तो इस ये क्या QR ओनली किस में, AVR में QR कॉम्प्लेक्स अगर डाउनवर्ड आ रहा है, क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द नॉर्मल है। और इलेक्ट्रोड कैसे लगे हैं आपके, राइट, यानी इलेक्ट्रोड आपने ठीक लगाया है, ECG के साथ ठीक लिया है। ठीक है, ECG ठीक, इलेक्ट्रोड ठीक लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, उसके लिए हम कौन सा लीड प्रेफर करते हैं, उसके लिए हम AVR लीड हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अगर लीड इसमें AVR लीड में अगर आपको ऊपर की तरफ QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसका ये क्या इंडिकेट करता है कि लीड कैसा है, आपका गलत लगाया है। ठीक है, AVR में इफ QRS कॉम्प्लेक्स गोइंग अप, ठीक है, अगर गोइंग अप ऊपर की तरफ जा रहा है, कैन लीड टू मिस, क्या होगा ये, अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपने ECG प्रॉपर नहीं लिया है। ठीक है, क्या नहीं लिया है, ECG या प्रोसीजर प्रॉपर ठीक नहीं किया है। ऊपर जाएगा तो किस चीज़ को लीड करेगा, लीड क्या करेगा, क्या आपका रॉन्ग ECG, आपने प्रोसीजर जो किया है, गलत प्रोसीजर किया है, उससे हम किस आइडेंटिफाई करते हैं, AVR लीड से। अगर AVR लीड में QR कॉम्प्लेक्स डाउनवर्ड में बन रहा है, दैट इज द आपने इलेक्ट्रोड कैसा प्लेसमेंट किया है, बिल्कुल ठीक प्लेसमेंट किया है। अगर AVR में QR कॉम्प्लेक्स
अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने रॉन्ग प्लेसमेंट क्या किया है, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसा किया है, रॉन्ग किया है। अगर आपने प्लेसमेंट ठीक किया, ईसीजी में प्लेसमेंट आपने ठीक किया एबीआर का, ठीक है, एबीआर में एबीआर में आपने इलेक्ट्रोड ठीक लगाया, बट आपको जो क्यूआर कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपवर्ड साइड में बन रहा है, ठीक है, अपवर्ड साइड में बन रहा है। बट आपने ईसी देखा, ईसीजी के इलेक्ट्रोड देखे, सारे बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, जहाँ पे जिस पोजीशन पे लगना चाहिए था वो उस पोजीशन पे सब लगे हुए हैं, ठीक है। बट फिर भी एबीआर में क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्यूआर कॉम्प्लेक्स अपर साइड में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रो मतलब हार्ट की एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये क्या इंडिकेट करेगा आपको, डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी जो आपका हार्ट है, हार्ट ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। हार्ट वैसे हमारा कहाँ पे होता है, 1/3 राइट साइड में, 2/3 लेफ्ट साइड में होता है। बट इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/3 राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 1/3 देखने को मिलेगा। तो इस ये अगर इलेक्ट्रोड ठीक लगे हैं, एबीआर में क्यूआर कॉम्प्लेक्स अपवर्ड साइड में बन रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया, हार्ट का पोजीशन चेंज हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया। ये फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, ये हमेशा फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करना है, नॉर्मल रिदम के लिए, नॉर्मल रिदम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा, अगर आप लार्ज बॉक्स काउंट कर रहे हो, दो आरआर के वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स हैं, तो उसको हम 300 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल बॉक्स काउंट कर रहे हो तो 1500 में डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। चलो एक बार इससे निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। देखो हमेशा सेकंड लीड को ही प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड लीड बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा सेकंड लीड बनाऊंगा मैं, P बना, Q बना, R बना, S बना, T बना, देन उसके बाद P बना, Q R S T, देन P 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 Q R S T, ठीक है, P Q R S T, 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 P Q R S और T। देखो अगर आपकी रिदम कैसे पहचानेंगे कि रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। रिदम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट को रिदम जो आ रही है रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर रिदम, रेगुलर रिदम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो आपको पी जो पी क्यू आर एस टी आपको पांचों वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आर वेव के ड्यूरेशन कैसा रहेगा, आर वेव का ड्यूरेशन कैसा देखने को मिलेगा, सेम। जितनी भी आर वेव बनेंगी उसके बीच में कितने बॉक्सेस बन रहे हैं वो सब में बराबर बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाई पी वेव, एवरी पी वेव के बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी सब में देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं हम रेगुलर रिदम। और रेट कितनी होनी चाहिए, 60 to 100। रेट कैसे होनी चाहिए, 60 to 100, ठीक है। रेट कैसा होना चाहिए, 60 to 100 होना चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं कि देखो हार्ट रेट निकालना है इससे, तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, एक आर बी मेरा एक यहाँ है, ठीक है, एक आर बी मेरा यहाँ पे है, दूसरा आर बी मेरा यहाँ है, तीसरा आर बी 4, 5 और 6, अभी मेरा 6 आर वेव है, ठीक है। तो फर्स्ट आर वेव से सेकेंड आर वेव, देखो मैंने पहले तो
वेव देखनी है, PQRST सब में बन रहा है। देन हम देखते हैं RR वेव का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसे काउंट करेंगे हम, लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे। लार्ज बॉक्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे इसमें 5 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, पहले आर वेव से लेके दूसरे आर वेव के बीच में 5 लार्ज बॉक्स आ रहा है। तो रेगुलर होगा तो सेकंड से लेके थर्ड में भी मेरे को कितना देखने को मिलेगा, 5 लार्ज बॉक्स इसमें भी देखने को मिलेगा। देन इसमें भी मेरा कितना लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, 5। इसमें भी कितना देखने को मिलेगा, 5। इसमें भी कितना देखने को मिलेगा, 5। यानी RR वेव के बीच में कितना लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, 5। यहाँ भी 5 है, ठीक है। यहाँ भी 5 देखने को मिला है। देन यहाँ भी 5 देखने को मिला है, यहाँ भी 5 देखने को मिला है, यहाँ भी 5 देखने को मिला है, यहाँ भी। तो अब मुझे पता चल गया रेट कैसी है, मेरे पेशेंट की रेट मतलब जो मेरा पेशेंट का जो रिदम है, रिदम कैसा है मेरा, रेगुलर है, ठीक है। अब मुझे रेट निकालना है। अब कैसा है मेरा रेट, अगर लार्ज बॉक्स मेरा 5 आ रहा है तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर लार्ज बॉक्स काउंट करूँगा तो मुझे किस में डिवाइडेशन करना पड़ेगा, 300 में डिवाइडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए कितना है, 300 डिवाइडेड बाई कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, RR वेव के बीच में, पहला आर वेव दूसरा वेव के बीच में कितना, 5 बॉक्स था, कितना बॉक्स आ रहा है, 5 बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट रेट कितना निकलेगा मेरा, 60। कितना हार्ट रेट आया, 60 बीट पर मिनट के हिसाब से मेरा क्या निकला, हार्ट रेट निकला, ठीक है। अगर यहीं पे मैं स्मॉल बॉक्स, ये कौन सा लार्ज बॉक्स था, अगर स्मॉल बॉक्स करता था 1500, ठीक है। तो स्मॉल बॉक्स कितना हो जाएगा, इस 5 एक लार्ज बॉक्स में कितना स्मॉल बॉक्स होता है, 5। तो कितना हो जाएगा स्मॉल बॉक्स, 25। तब भी कितना आ जाएगा मेरा, 60 बीट पर मिनट, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम क्या, हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट निकालने के लिए सेकंड लीड को ही प्रिपेयर करना है। कौन सा लीड प्रिपेयर करना है, सेकंड लीड, ठीक है। रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर में PQRST प्रॉपर बनना चाहिए। देन RR वेव का ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिदम। अगर आप लार्ज बॉक्स काउंट कर रहे हो 2 RR वेव के बीच में तो आप 300 में डिवाइडेशन करोगे। अगर आप स्मॉल बॉक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, RR वेव के बीच में, तो आप 1500 में क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, ठीक है। अब आता है आपको एबनॉर्मल रिदम के लिए, ठीक है। ये तो रेगुलर रिदम के लिए था, इरेगुलर रिदम के लिए। अब इरेगुलर रिदम के लिए आप कैसे हार्ट रेट निकालोगे, इरेगुलर रिदम, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम कौन सा, 6 सेकेंड स्ट्रिप फॉर्मूला। 6 सेकेंड स्ट्रिप फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। 6 सेकेंड स्ट्रिप फॉर्मूला का क्या मतलब हो गया, देखो मेरा लार्ज बॉक्स 1 सेकेंड में, मेरा लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना था, लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना है, 0.20 सेकेंड का। लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना है, 0.20 सेकेंड का है, ठीक है। अब एक सेकेंड में मेरे कितने लार्ज बॉक्स बनेंगे, 1 सेकेंड में मेरा कितना लार्ज बॉक्स बनेगा, 1 सेकेंड में मेरा कितना लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, कितना बनेगा मेरा, 5। एक लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना है, 0.20 सेकेंड। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.20 सेकेंड कितना बन गया, 1.0, यानी 1 सेकेंड बना। ये क्या मेरा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मेरा कितना लार्ज बॉक्स बनेगा, 5 लार्ज बॉक्स, कितना, 5 लार्ज बॉक्स। तो मेरे 6 सेकेंड में कितना बनेगा, यहाँ पे 6 सेकेंड में कितना देखने को मिलेगा, 6 सेकेंड में आपका लार्ज बॉक्स कितना बनेगा, 30 लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 सेकेंड में कितना देखने को मिलेगा, 30 लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन 0.20 सेकेंड है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.20 करूँगा तो मेरे को 1 सेकेंड देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड बनेगा मेरा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना लार्ज बॉक्स बन रहा है मेरा, 5। तो 6 सेकेंड में कितना मिलेगा, 30, क्योंकि 6 × 5 कितना बनेगा मेरा, 30 लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 6 सेकेंड फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं, इरेगुलर रिदम के लिए यूज़ करते हैं। इरेगुलर रिदम का मतलब हो गया आपका RR वेव के बीच में ड्यूरेशन कैसा है, सेम नहीं है, कैसा देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। अभी मैं PQRST नहीं बनाऊंगा, सिर्फ RR वेव बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मेरा R वेव है, ये मेरा R वेव है, देन ये मेरा R वेव है, ये मेरा R वेव है, R वेव है, R वेव है, R वेव, R वेव,
आर वेव, ठीक है। तो दिस आर 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 और आर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मेरे को पहले सपोज करो ये मेरा पहला पहला आर वेव है, ये मेरा दूसरा आर वेव है, ये मेरा तीसरा आर वेव है, ये मेरा चौथा आर वेव है, ये मेरा 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये मेरी कितने हो गए 9 आर वेव आ रही हैं। अब मेरा इरेगुलर का रिदम का मतलब होगा, रेगुलर तो था आर वेव का ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, चाहे 1 2 3 4 5 जितने भी आर वेव बन रही हैं उनके बीच में ड्यूरेशन जितने भी लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं वो आपके बराबर बराबर आने चाहिए थे सारी आर वेव के बीच में। इरेगुलर का मतलब होता है इसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी के अंदर 2 आएगा, किसी के अंदर 3 आएगा, किसी के अंदर 4 आएगा, किसी के अंदर 5 आएगा, जो भी। देखिए सपोज करो यहाँ पे मेरे लार्ज बॉक्स 1 2 3 बना, यहाँ पे 1 2 3 4 बन गया, यहाँ पे 2 ही बना, यहाँ पे 2.5 बना, ठीक है, यहाँ पे फिर 3 बन गया, यहाँ पे फिर से 4 बन गया, यहाँ पे 2 ही बना, यहाँ पे 5 बन गया। तो ये कैसा मेरा इरेगुलर, ये कैसे मेरे इरेगुलर क्या है बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी इरेगुलर आर वेव का ड्यूरेशन कितना है, इरेगुलर है, प्रॉपर लार्ज बॉक्सेस बराबर बराबर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम, इरेगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 6 सेकेंड स्ट्रिप फार्मूला। 6 सेकेंड स्ट्रिप फार्मूला में 6 सेकेंड का मतलब हो गया 6 सेकेंड में आपका कितना लार्ज बॉक्स बनेगा, 30 लार्ज बॉक्स देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट से मैं पकड़ूंगा, यहाँ से मैं आर वेव से पकड़ूंगा, मैं काउंट करूंगा सिर्फ 30, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बॉक्स करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 तक, ठीक है। इसमें क्या काउंट करना है आपको, 13 लार्ज बॉक्स काउंट करने हैं। सपोज करो मेरा यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, मेरे को यहाँ तक 30 लार्ज बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है 30 लार्ज बॉक्स काउंट हो गया, ठीक है। 30 लार्ज बॉक्स क्या हो गया मेरा अब काउंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 30 लार्ज बॉक्स के बीच में, लार्ज बॉक्स मैंने यहाँ से शुरू किया था, फर्स्ट वेव से शुरू किया था, तो ये थे लार्ज बॉक्स जो हैं लास्ट 30 मेरा इस वाले आर वेव पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 30 लार्ज बॉक्स के बीच में कितनी आर वेव आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना लार्ज वेव आ रहा है मेरा, 6 लार्ज वेव आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा 6, कितना आ रहा है 6 आर वेव आ रहा है, लार्ज वेव कह रहा हूँ 6 आर वेव आ रहा है। 6 क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, आर वेव देखने को मिल रहा है। तो 6 सेकेंड स्टेप फार्मूला क्या कहता है, 6 सेकेंड स्टेप फार्मूला कहता है आपको 30 जो लार्ज बॉक्स हैं वो काउंट करने हैं, देन उसके बीच में कितनी आर वेव बन रही है उसका मल्टीप्लाई करना है, किससे, आर मल्टीप्लाई बाई 10। तो आर वेव कितना बना है मेरा 6, ठीक है, 10 कितना हार्ट रेट निकला मेरा 60, कितना हार्ट रेट निकला मेरा 60, ठीक है, समझ में आया। अभी आज ईसीजी का ड्यूरेशन एक बार पढ़ लोगे इसको तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिसरिथमियास, ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या है, साइनस ट्रैकिकार्डिया क्या है, एएफ क्या है, आर्टरी फ्लैटर क्या है, वेंटिकुलर बीटी क्या है, वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया क्या है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, जे पॉइंट कब बनता है, WPWA सिंड्रोम कब बनता है, ठीक है, पी पल्मोनल क्या है, पी मिट्रल क्या है, ठीक है, देन इंस्पायरेटरी पीबीसीज क्या है, इंस्पायरेटरी ब्रेडिकार्डिया एंड एक्सपायरेटरी ट्रैकिकार्डिया क्या है, ये सब कल की उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, देन उसके बाद कल अर्धम्यास पढ़ेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, जो अभी तक मैं गारंटी देता हूँ इस ईसीजी के 3 लेक्चर आप पढ़ लोगे तो आप कोई सा भी ईसीजी देख के आप आराम से ईजिली बता सकते हो एज अ नर्सिंग स्टाफ के। ये नर्सिंग स्टाफ जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो ईसीजी से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि उनको पल्ले नहीं पड़ती है, या तो उनको कोई ढंग से समझाता नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर माइंड पे अफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। इन लेक्चरों को 3 लेक्चर में करूँगा। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, ईसीजी का क्या है इंट्रोडक्शन, ये आराम से पहले एक दो बार इसको अच्छे से देखना। देन कल आएगा ईसीजी का सेकंड लेक्चर जिसमें डिसअर्धम्यास पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा अर्धम्यास का मैनेजमेंट, ठीक है, अर्धम्यास का मैनेजमेंट। फिर उसके बाद ईसीजी आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। तीनों लेक्चर आप प्रॉपर देखोगे, ठीक है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे कि ईसीजी क्या है। आपके दिमाग से ईसीजी का खौफ ख़त्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अपने दोस्तों को भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ईसीजी,
ठीक है, चलो मिलते हैं कल। चलो।